नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और कंज्यूमर अड्डा में हर दिन हर रोज हम आपके लिए कोई एक ऐसी चीज लाते हैं, कोई एक ऐसा टॉपिक लाते हैं, कोई ऐसी विषय वस्तु चुनते हैं जो सीधे सीधे आपसे कनेक्टेड है। चाहे वो आपकी हेल्थ से हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से हो, चाहे आपके गाड़ी घोड़ों से हो, चाहे आपके मोबाइल से हो। मतलब एक कंज्यूमर के तौर पर आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आपकी रोजमर्रा की चीज़ों में, उनसे जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण चीज़। तो आज कॉटन कैंडी पे बात होगी। जी हाँ, हम में से कई लोगों को बचपन से अब तक की कॉटन कैंडी, जिसे कई लोग बुढ़िया के बाल भी कहते हैं, कभी छोटे गोलों के तौर पे तो कभी बड़े पफ के तौर पर पसंद रही है। हमने बच्चों के तौर पे खाया है, शायद अब यंग जनरेशन भी उसको बहुत पसंद करती है। लेकिन इस कॉटन कैंडी ने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, वो है कैंसर का खतरा। और इसी के चलते तमिलनाडु सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है, पुडुचेरी में भी इस पर पाबंदी लग गई है। तो आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर जो बात कैंसर तक चली गई? और ऐसी तो कई चीज़ें बाजार में बिकती हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो क्या ये एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा है या हमारे सिस्टम की तरफ इशारा है? वेल, सबसे पहले तो समझते हैं इस कॉटन कैंडी के साथ, यानी बुढ़िया के बाल के साथ क्या हुआ है। राइट, तो तमिलनाडु में इस पर बैन लगाया। पाबंदी क्यों लगी है? कलरिंग मटेरियल रोडामाइन बी की पुष्टि। देखिए, आमतौर पे गुलाबी रंग में बिकती है, वैसे तो कई और रंग में भी बिकती है, लेकिन गुलाबी रंग इसमें बड़ा कॉमन है। अब इसको रंग अपने आप तो मिलता नहीं है, ये रंग इसको दिया जाता है, उसमें यूज होता है रोडामाइन बी। ठीक है, अभी रोडामाइन बी की केमिकल से कैंसर का खतरा है, ये पाया गया है रिपोर्ट्स के अंदर, टेस्ट के अंदर। और ये रोडामाइन बी इस कॉटन कैंडी में कलर देने के लिए इस्तेमाल में मिला है। रोडामाइन बी के खाने में इस्तेमाल पर रोक ऑलरेडी लगी हुई है एक कानून के तहत। इसीलिए पुडुचेरी, तमिलनाडु में उत्पादन और बिक्री पर अब रोक लगा दी गई है। रोडामाइन बी का आप उत्पादन भी नहीं करेंगे, बिक्री भी नहीं करेंगे और खाने की किसी चीज़ में तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। खतरा क्या है इस रोडामाइन बी का? पेट फूलना, खुजली, सांस लेने में समस्या, ये तो वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती है। कोई नहीं चाहेगा कि आपको या आपके बच्चों को ऐसी चीज़ें भी हों। शरीर में 60 दिनों तक रह सकता है ये केमिकल, एक बार अगर एंटर कर गया तो 60 दिन रहता है। किडनी, लीवर और आंत में जमा होने का खतरा रहता है। और जब ये केमिकल आपके इन नाजुक अंगों में जमा हो जाएगा तो आंत में अल्सर की वजह से कैंसर का खतरा भी पैदा हो जाता है। तो इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने एक्शन लिया है और केमिकल से दिमाग कमज़ोर होने की भी संभावना है। देखिए, इसके कई इफेक्ट निकलेंगे जब हम एक के बाद एक अंदर जाएंगे, तो कई सारी ऐसी चीज़ें पाएंगे जिससे आपको लगेगा कि भाई ये हम क्या खा रहे थे इतने सालों तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों बाद अचानक ऐसा क्यों? क्या ये इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है या सिर्फ ये कुछ स्टेट्स में होता है? और क्या इसको लेकर कानून है तो उसका कोई सही से पालन करने वाला क्यों नहीं? और जैसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऐसी ढेर सारी चीज़ें हमारे बाजार में लगातार बिकती हैं, रोज़ हम उनका सेवन करते हैं, हमारे बच्चे उनको खाते हैं, उनका क्या? उनका हिसाब किताब कौन देगा? उनमें भी कई तरह के रंग और केमिकल यूज होते हैं, लेकिन क्या कोई नियम कायदे कानून है? और हैं तो पालन होते हैं क्या? चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा कॉटन कैंडी को पहले समझेंगे और फिर उसके बाद हम रुख करेंगे बाकी की चीज़ों का। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीपांजन पांडा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष काक और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। डॉक्टर कॉक मणिपाल हॉस्पिटल से भी एसोसिएटेड है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर पांडे, शुरुआत हम आपसे करते हैं कि जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार या पुडुचेरी ने रोक लगा दी कॉटन कैंडी के उत्पादन पर, बिक्री पर, और उसके पीछे जो वजह मिली वो रोडामाइन बी और उससे निकला कैंसर का खतरा, ये कितना सीरियस है? क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बच्चों में बड़ा फेमस भी है और पूरे देश में बिकता है। सिर्फ तमिलनाडु आगे आया तो क्या सिर्फ तमिलनाडु तक की समस्या है? वहीं पे इस कलर का इस्तेमाल हो रहा था या फिर देश में कहीं भी हो सकता है? थैंक यू। देखिए, ऐसा है, रोडामिन बी एक डाई है, इट्स एन फ्लोरोसेंट डाई और इसकी काफी वाइड इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे मेडिकल साइंस में भी हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की स्टेन के लिए रोडामिन डाई इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी काफी इस्तेमाल है। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में इसकी इस्तेमाल है। बट ये रिसर्च पहले कैलिफोर्निया में हुआ था, जहां देखा गया था ये अगर फूड के जरिए किसी जरिए बॉडी में आता है तो विथ अ लॉन्ग टर्म इनटेक इट इज बीइंग एन ऑक्सीडेटिव एजेंट, ये टिश्यू डैमेज करता है और इट कैन कॉज कैंसर।
नाउ कॉटन कैंडी का प्रॉब्लम नहीं है, बात है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए उसमें जो पिंक कलर इस्तेमाल किया जाता है उसमें प्रॉब्लम है। एंड क्योंकि बच्चों की जो शरीर है दिट्स अ ग्रोइंग सेल्स, सो इफ यू टेक समथिंग व्हिच इज लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत दिन से लेंगे तो वो टॉक्सिक हो सकता है। तो आई थिंक इट इज नॉट अबाउट बैनिंग कॉटन कैंडी, but because cotton candy पर सच आपको वो दांत के लिए खराब हो सकता है because of its excess sugar, but it is because of the dye which is being used in cotton candy. That's why Tamil Nadu government has taken this step, which I think is in a right direction, but it is mostly about the dye. जी, मोस्टली अबाउट द डाई, आपका कहना सही है। और यही मैंने सवाल भी उठाया डॉक्टर पंडा कि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल, हमें याद होगा आप सबको, वो एमएसजी वाली बात आई थी, वो तो मैगी जैसा प्रतिष्ठित प्रोडक्ट था। ये तो चलिए एक लोकल प्रोडक्ट होता है जिसमें कोई कंपनी नहीं होती है, लेकिन सवाल सिर्फ रोडामाइन बी का नहीं है, सवाल सिर्फ कॉटन कैंडी का नहीं है, सवाल है कि हमारे यहाँ कौन सी चीज़ें खाने में इस्तेमाल होती हैं, उनको लेकर क्या कानून है, क्या कोई उसको देखता है, परखता है, जानता है, और हमारे कानून के अप टू डेट हैं भी। जो पूरी दुनिया में बैन है वो हमारे यहाँ अलाउड होता है। शिखाब, मैं आपके पास ही आता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट द कॉटन कैंडी, उसमें इस्तेमाल होने वाला रोडामिन भी, लेकिन क्या बाकी देश में तमिलनाडु को छोड़ के कलर करने के लिए कुछ और बढ़िया चीज का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली जो रोडाबिन बी है, कॉटन कैंडी का तो ये एक एपिसोड है। ये शेजवान सॉस, टोमेटो सॉस, चिली पाउडर, स्वीट पोटैटो, इन सब में मिलाया जाता है बिकॉज ये इजीली अवेलेबल है, सस्ता है और ये बहुत ब्राइट कलर का ये रेड देता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो अभी बात सामने आई है, मगर ये काफी सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो इसीलिए कॉटन कैंडी सोच के लोग कहेंगे चलो कॉटन कैंडी नहीं खाते, मगर द रियलिटी कि ये जो रोडाबिन कलर जो यूज हो रहा है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड इट इज कार्सिनोजेनिक। जी डॉक्टर काक, तो देखिए अब रोडामिन बी, आप तो पहले इसी का हमें इम्पैक्ट बताइए। मोटा मोटा तो हम समझ रहे हैं कि इससे कैंसर होता है, लेकिन कैंसर तो चलिए एक लास्ट चीज हो गई, लेकिन जिसको कैंसर नहीं हुआ, जैसा हमने कहा कि और 10 तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मेमोरी पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपके अंदर ये जमा होने की टेंडेंसी रखता है, कितना नुकसानदायक है? देखिए, जैसे बाकी मेरे साथियों ने बोला कि ये टॉक्सिक है, एक टॉक्सिक मटेरियल है जो हमारी बॉडी में जब आता है, इंटेस्टाइन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो डायरेक्ट जो हमारा इंटेस्टाइन का गट बैक्टीरिया है उसमें चेंजेस लाएगा। इनिशियली डायरेक्ट उस बैक्टीरिया को, गुड और बैड बैक्टीरिया का जो लेवल, जो बैलेंस होता है, उसको खराब करता है। तो वहीं से चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स में जाता है, किडनीज में प्रॉब्लम कर सकता है, लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में, ब्लड में, कई जगह पे जाके ये प्रॉब्लम करेगा। और अलग अलग जगह पे जहां पे ये जाएगा वहां पे अपने अपने सिम्टम होंगे। जैसे पेट में, इंटेस्टाइन्स में जाएगा, इंटेस्टाइन्स में फूलना, जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं, आदमी बोलता है जी पेट फूल गया, वो दिक्कत करेगा। कभी गैस्ट्रिक अल्सर करेगा, कभी लिवर में जाके डाइजेशन का प्रॉब्लम करेगा। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि शुरू में हमें नहीं पता चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम बोलते हैं। आपने कुछ खाया तो पेट फूल गया तो आपको लगता है ये खाने से हो गया, कभी आपने ज्यादा एक्सरसाइज किया, थोड़ा वीकनेस लगे तो लगता है उससे हो गया। तो शुरू में सारे सिम्टम जो भी होंगे वो जनरलाइज होंगे, नॉन स्पेसिफिक होंगे। फिर ग्रेजुअली जब ऑर्गन डैमेज होगा, जैसे लिवर डैमेज हो गया तो जॉन्डिस, इंटेस्टाइन डैमेज हो गए, अल्सर बनेंगे, ब्लीडिंग, ब्रेन सेरेबेलम में डैमेज हुआ तो मेमोरी का प्रॉब्लम, ये सब चीजें फिर बाद में आना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली तो गट बैक्टीरिया ही इसका जो हमारा जो इनिशियली डैमेज हो जाएगा, और गट बैक्टीरिया का बैलेंस जब बिगड़ता है तो कई सारे प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हार्ट, बीपी, लिवर, कुछ भी चीज का आप नाम लीजिए, सब हमारे गट बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो आपने कहा कि कॉमन डे टू डे चीजें जो हम यूज करते हैं, तो एक बेसिक सा एग्जांपल मैं दूंगा जिसको प्लास्टिक बोलते हैं। प्लास्टिक की बोतल में हम पानी पीते हैं, कुछ नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो नैनो पार्टिकल्स जाके वही गट बैक्टीरिया और बाकी चीजें लिवर में जाके डैमेज कर सकते हैं। तो आप तो डाइट छोड़िए, बाकी चीज छोड़िए, वो भी जरूरी है, लेकिन सिंपल प्लास्टिक में जो हम पानी पीते हैं वो भी हार्मफुल है, उसके लिए कोई रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, हमने बहुत मतलब कई शो किए होंगे जिसपे हमने प्लास्टिक में पानी पीने पर बात की है, उसके अंदर जो माइक्रो, अब तो नैनो प्लास्टिक की भी बात होने लगी है। थोड़े दिन पहले ही एक अमेरिका से रिसर्च आई थी जहां पर नैनो प्लास्टिक की बात की गई, और वो भी लाखों की संख्या में एक बोतल के अंदर। तो ये तो दुनिया कहाँ जा रही है, कहना बड़ा ही
मतलब सोच के भी घबराहट होती है। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे पूछूंगा कि रोडामिन बी एक एग्जाम्पल हो गया और आपने कहा ये सिर्फ कॉटन कैंडी तक रुका हुआ नहीं है, ये तो हमें और 50 चीज़ों में मिलता है। थोड़े दिन पहले या मतलब थोड़े सालों पहले MSG की बात आई थी, जो कि एक बड़ी नूडल ब्रांड मैगी के अंदर देखने को मिली थी। सवाल ये है कि जो बहुत सारी चीज़ें बाकी की दुनिया में बैन है, अव्वल तो वो हिंदुस्तान में अलाउड हैं, और अगर बैन भी हैं तो कौन डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है, इसको रोकने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। और हम दुनिया में सबसे तेज़ी से, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज़ की बीमारी हो, और अब तो कैंसर का भी घर बनते जा रहे हैं। क्या ये सब आपस में लिंक्ड हैं? एब्सोल्युटली। अगर आप रियली देखें कि जो भी केमिकल्स इंडिया में इजीली अवेलेबल होते हैं, वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बहुत फास्ट, तो इसीलिए वो जो भी व्यापारी है, जो जिसको इसको पता नहीं है कि भाई इसके क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसको लगता है ये बड़ी सस्ती चीज है, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। तो आई थिंक देयर आर 2-3 थिंग्स जो इंडिया में एक बहुत प्रॉब्लमैटिक है। फर्स्ट इज कि टू कंट्रोल एट सोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये अगर जहां से सोर्स से ये जो एलिमेंट्स मिलते हैं, तो अगर वो रॉ मटेरियल लेवल पे इसको कंट्रोल किया जाए। सेकेंड इज कि डिटेक्शन के लिए, और जो जैसे रूल्स जो कानून है लोगों को पता भी नहीं होते, तो एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये क्या कानून है, और तीसरा डिटेक्शन के लिए उसके लिए भी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे रोडामीन में, स्वीट पोटैटो में अगर आपको डिटेक्ट करना है, बहुत सिंपल है। आप कॉटन में थोड़ा कोकोनट ऑयल लीजिए और उसको रब कीजिए स्वीट पोटैटो पे, अगर उससे कलर निकल रहा है दैट मीन्स उसमें रोडामीन है। इसी तरीके से आप चिली पाउडर को यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पानी में डाल के देखिए, अगर तो ऊपर अलग से रंग आ रहा है दैट मीन्स वो अडल्ट्रेटेड है। तो इसका एक मल्टीपल लेवल्स पे जब तक काम नहीं होगा, एंड फाइनली आई वुड से कि जैसे लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं तो नॉर्मली क्या कंप्लेन होती है कि बहुत गैस हो रही है, तो रादर देन कि हम उसको हर जने को सिर्फ गैस की गोली दे के उसको सेटल कर लें, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर कोई स्टूल सैंपल में डिटेक्शन हो रहा है या कोई और जगह कहीं डिटेक्शन हो रहा है, तो उसको भी एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को भी इस्टेब्लिश किया जाए। डॉक्टर दीपांजन पांडे, ये बताइए कि क्या अगर हम थोड़ा सा अपने विषय वस्तु से आगे बढ़ के ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश में जो नियम कायदे कानून हैं खाने पीने की चीज़ों को लेकर, उनमें चीज़ें मिलाने को लेकर, क्या अब वक्त आ गया है कि एक तो हम उन्हें अपडेट करें और बाकी दुनिया के स्टैंडर्ड, जब हम बाकी चीज़ों में दूसरी दुनिया के या आधुनिक देशों की या उन्नत देशों की बराबरी करने पर आ रहे हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं हो रही? तो बहुत रिस्की है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, इतने लोग खाना पीना करते हैं, और अब तो दिन पर दिन बाहर खाने पीने का चलन हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। यू आर राइट। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडी है, वी हैव FSSAI विच regulates what can be taken। बात है सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस की नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और उसमें हाउ सोसाइटी परसीव देम। ना हमारे देश में खाने में मिलावट इतनी आम बातें हैं, इसकी रीजन यही है कि मिलावट के साथ साथ अगर आप एक तो पकड़े नहीं जाते हो, अगर पकड़े भी जाते हो तो आप आसानी से छूट जाते हो। हमारे मेरे ख्याल से एज ए होल सोसाइटी की प्रायोरिटी थोड़ा इसमें स्क्यूड है। खाने की मिलावट कितनी खतरनाक चीज है, वो एक if you are giving adulterated food and getting away with it, you are actually destroying a generation, health of a whole generation। तो आई थिंक एज ए होल सोसाइटी को इसमें देखना चाहिए, एंड फूड एडल्टरेशन शुड बी टेकन एज ए वेरी ग्रेव एंड सीरियस ऑफेंस, एंड देयर शुड बी, इफ पीपल आर गेट कॉट, किसी को अगर पकड़ा जाता है तो उसकी सजा होनी चाहिए, ऐसा नहीं वो निकल जाए। तो मेरे ख्याल से ये रेगुलेटरी बॉडीज को आगे आना चाहिए, और ये दिस इज द डिफरेंस। जहां पश्चिमी देशों से हमारे यहाँ कानून तो है, लेकिन वो कानून लागू नहीं होते। वो कानून जो लागू करेंगे वो बहुत समय उनके पास एडिक्वेट मैन पावर नहीं होते, उनके इच्छा नहीं होते, और उसके बाद एज ए होल सोसाइटी में लोग बहुत कुछ और आप जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छूट जाते हैं, रिश्वत देते हैं, राइट। नहीं, यही बात है कि वो इम्प्लीमेंटेशन एज ए होल हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। हमें अपने कानूनों को अपडेट भी करना पड़ेगा, उनको वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा, साथ में उनके इम्प्लीमेंटेशन का तो बहुत बड़ा इशू है। डॉक्टर काक, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें
जो शायद धीरे धीरे एक तो ये है कि हमें पता है, मान लीजिए रोडामिन बी हम जानते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक है और ये तो गलत ही है इसका इस्तेमाल करना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो धीरे धीरे उस लिस्ट में शुमार होते हैं। एक समय तक आप जिस चीज़ को बहुत अच्छा मान रहे हैं, आगे चल के फिर कुछ रिसर्च आती है, फिर कुछ स्टडीज़ होती हैं जो बताती हैं कि नहीं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। उस मामले में हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि ऐसे तो हम खाने पीने में बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऑनलाइन डिलीवरीज में हो गया, मतलब हमारा इतना फास्ट मूवमेंट हो गया उन सारी चीज़ों में, लेकिन जो लाइन हमें खींचनी चाहिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत डिमिनिश है, बहुत हल्की है, धुंधली है। अच्छा जी, देखिए जागरूकता जो है बहुत ही कम लेवल पर है। जैसे हमने कहा कि रेगुलेटरी बॉडीज का रोल है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज लिमिटेड है, उनके पास मैन पावर लिमिटेड है। तो जब तक आपके जैसे जैसे ये शोज हैं, जब तक इससे हम जागरूकता नहीं करेंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे कि इसके कंजम्पशन से क्या होता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि लोग बंद भी करेंगे, क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी चीज है। अब जैसे कॉटन कैंडी है, इसमें से एक तो जो ये रोडामिन वाला वो है एस्पेक्ट, दूसरा इसमें शुगर जो है, शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा है और प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो वो अलग से एक दिक्कत है। आप देखिए बच्चे चाव से खाते हैं कॉटन कैंडी, कुछ तो रोज स्कूल से आते जाते रास्ते में, कभी हम भी बचपन में होते थे तो रास्ते में आते जाते लेते थे। तो अगर आप डेली डेली ये लोगे तो सिंपल आपका फैटी लिवर हो जाएगा, और अगर बच्चों में फैटी लिवर हो जाता है, अभी स्टडीज हैं कि ये फैटी लिवर अगले 15-20 साल में इतना प्रॉब्लम करेगा ऐसे बच्चों में, उनमें ओबेसिटी हो जाएगी, एडल्ट्स में डायबिटीज हो जाएगा, हार्ट का, लिवर का और बीपी का प्रॉब्लम आएगा। और यही नहीं, आप ये जो स्टडीज ये बता रही हैं कि एक बच्चे को जिसको फैटी लिवर है या नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस नैश है, वो 8 गुना ज्यादा रिस्क है मोर्टेलिटी, डेथ का अगले 20 साल में। आप देखिए सिंपल शुगर कहां से कहां हमें ले जा रहा है, ये मोर्टेलिटी कर रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, शुगर प्रॉब्लम्स कर रहा है। अब लोगों को ये आइडिया नहीं कि वो जो शुगर खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में क्या कर रही है, तो डे टू डे चीज है। सिमिलरली जो ये फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें क्या कलरिंग यूज होता है, उसमें क्या यूज होता है उसको पकाने के लिए, इसका भी हमें कुछ आइडिया नहीं है। हमारे पास अभी मॉनसून शुरू होगा, पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमने बाहर का डॉक्टर साहब कुछ नहीं खाया, फिर भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, क्यों हुआ? फिर जब ज्यादा पूछते हैं तो कोई जी फल खाया हमने, या कोई ऐसा सब्जी खाई जिसमें प्रोबेबली कोई पेस्टिसाइड या कोई इंजेक्शन, कोई कलरिंग एजेंट मिला हुआ था जो उसमें टॉक्सिक था। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम एनफोर्सिंग एजेंसीज को सामने आना जरूरी है, बोथ वेज यू हैव टू एक्ट, अदरवाइज कुछ ऐसा एपिडेमिक आ जाएगा कि नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर काक। शायद हम उस एपिडेमिक की तरफ बढ़ ही रहे हैं, जाने अनजाने, जहां हमारी खाने पीने की चीजें ही हमें मौत के मुंह पे ले जाके खड़ा कर देंगी, हमारी पूरी जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। एक छोटा ब्रेक में लेता हूं, लेकिन एक गंभीर बात है, उस ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे भी कि कैसे इसमें अकाउंटेबिलिटी आए। जागरूकता की तो बात हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी पता तो तब चलेगा ना, ये कोई इतनी साधारण चीज नहीं है, इतनी सिंपल चीज नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। समझ भी जाएंगे तो उसको कैसे देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। कॉटन कैंडी क्यों लगी पाबंदी? तमिलनाडु ने और पुडुचेरी ने अपने यहाँ कॉटन कैंडी पर बैन लगा दिया है। बुढ़िया के बाल जिसे आप कहते हैं कई बार, क्यों लगा दिया है? क्योंकि उसमें एक कलरिंग एलिमेंट था, रोडामिन बी, जो कि कैंसर पैदा करता है। बहुत लंबी कहानी, हमने काफी चर्चा की उसके ऊपर, लेकिन यहाँ प्रमुख बात हो रही कि ऐसे कई एलिमेंट्स हैं रोडामिन बी जैसे जो हमारे खाने में, बाहर की चीजों में नित्य नए मिलते हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो, उनका क्या? तो डॉक्टर शर्मा, आप ये बताइए, देखिए फसाई की बात होती है या अन्य एजेंसीज जो अभी तो सिर्फ हम यहाँ पर आगे नहीं निकल पाए हैं कि वो जो लेबलिंग करनी थी फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर कि उनको स्टार रेटिंग दे दी जाए अकॉर्डिंग टू देयर जो उनके अंदर चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे ही मामला अटक गया है। तो बहुत सारे मार्केट फोर्सेस भी काम करते हैं, वो तो एक अलग ही लेवल है, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा मार्केट है जहाँ पर तो मतलब जिसे कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड है। वहां ना कोई खुद भी जानता है बेचने वाला, अब कोई कॉटन कैंडी जैसी चीज बेचता है तो कितना जानता समझता है, बस वो तो उठा के बेच देता है और खाने वाले खा लेते हैं। उसको कैसे हैंडल करेंगे? मेरा ये सुझाव है कि हमारा बहुत बड़ा देश है और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का आ सकता है। यानी कि अगर हर स्टेट में कुछ ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों जो ये बेड़ा उठाएं कि फूड एरिया में जो फूड के वेंडर्स हैं उनको भी एजुकेट करेंगी, उनको प्रॉपर लाइसेंसेस लेने में सपोर्ट करेंगी, उनका बिजनेस से उनकी कुछ आमदनी हो पाए, उसको उसके लिए उनके लिए कुछ ट्रेनिंग क्लासेस कराएगी और साथ में अवेयरनेस, लोकल अवेयरनेस लेवल करेगी। क्योंकि ऐसे हमारे देश में बहुत से लोग हैं और छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो ये काम करना चाहती हैं,
उनको सिर्फ हमें रिकॉग्नाइज करना है, उनको रजिस्टर करना है और उनको ये बेड़ा देना है कि आपको ये काम ग्राउंड लेवल पे करना है। बिकॉज एज अ गवर्नमेंट आई फील उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज दे कैन डू पॉलिसी, दे कैन डू लॉज, दे कैन, बट इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी डन बाय एट अ ग्राउंड लेवल बाय द एनजीओज। डॉक्टर पांडे, क्विकली आपके कोई सजेशंस? जी, मेरा ये सजेशन है कि पहले तो डॉक्टर पांडे, देखिए ऐसा है, जो मैडम कह रही है विच इज राइट, बट द प्रॉब्लम इज दैट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट अपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से इसमें हटा भी नहीं सकती है। तो इट्स अ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी, जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड उसकी ग्राउंड लेवल इफेक्ट होनी पड़ेगी। अगर फूड एडल्टरेशन नीड्स टू बी टेकन एज ए वेरी सीरियस ऑफेंस एंड इसकी जो सजा है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और नॉट ओनली इट नीड्स टू बी स्ट्रिक्ट, इट इज टू बी मैंडेटरी। कोई इससे पकड़े जाए एडल्टरेशन से वो ना बच पाए। ऑन द सेम टाइम सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड, ground level people needs to be educated, and we needs to set our priorities straight, that instead of running around for bigger car or bigger house, it is the time that we look for clean air, clean water and clean food. बहुत बहुत So as अच्छी a बात society- कही है सर आपने कि ये सब चीज़ें जो हम अपने कंफर्ट के लिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन अब वक्त तो ऐसा आ गया है कि हम बेहतर खाना, बेहतर हवा, बेहतर पानी, इसके लिए थोड़े से प्रयास करें जितना हमारे हाथ में है, और जिन चीज़ों से जितना बचे, और सरकार के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे भी ये आना चाहिए, क्योंकि खाना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं हमारे यहाँ, तो स्ट्रीट फूड का भी इतना कल्चर है या इतनी अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पर कितनी चीज़ें क्या हो रही हैं, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसका किसी को नहीं पता कि आपके दूध में क्या है, आपके फलों में क्या है, आपकी सब्जियों में क्या है, कौन से पेस्टिसाइड, कौन से प्रिजर्वेटिव्स, और वो आपको कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस अवेयरनेस डील में हमारे साथ आने के लिए। आई होप कि इसी तरह की बातें लोगों को जागरूक बनाएंगी और अथॉरिटीज़ को भी थोड़ा ऑन स्टैंड करेंगे कि वो इन चीज़ों पर थोड़ा कड़क एक्शन ले और इनके प्रति थोड़ी और जागरूकता भी फैलाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।